तो क्या भारत दुनिया की अगली आर्थिक महाशक्ति बनने वाला है? आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे, वो भी दुनिया की कुछ सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की एनालिसिस के आधार पर। देखते हैं वो इस मैसिव इकोनॉमिक शिफ्ट के बारे में क्या कह रहे हैं। और देखिए, मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि 2027 तक भारत जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देगा और 2030 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट भी होगा। ये कोई छोटी मोटी भविष्यवाणी नहीं है ना? ये एक बहुत बड़ा दावा है जो सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर भारत की इकोनॉमी जा कहाँ रही है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर 140 करोड़ लोगों का ये देश 21वीं सेंचुरी के सबसे बड़े इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस में से एक को अंजाम कैसे दे रहा है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, तो आज की हमारी पड़ताल कुछ इस तरह होगी। पहले देखेंगे कि ये नई आर्थिक महाशक्ति वाली बात क्या है, फिर समझेंगे कि इसकी नींव कैसे बनी। इसके बाद बात करेंगे उन इंजनों की जो इस ग्रोथ को चला रहे हैं, फिर कुछ आंकड़ों पर नजर डालेंगे और आखिर में सामने जो जोखिम है उन्हें भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। क्या भारत सच में एक नई इकोनॉमिक सुपर पावर बन रहा है? देखते हैं ये प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं। तो आंकड़े कुछ ऐसे हैं। 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, 2030 तक तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट और 2031 तक जीडीपी डबल से भी ज्यादा, मतलब $7.5 ट्रिलियन को पार कर जाएगी। सोचिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैप $10 ट्रिलियन पहुंच सकता है और भारत उन चुनिंदा 3 इकोनॉमीज में से एक होगा जो हर साल $400 अरब से ज्यादा का आउटपुट ग्रोथ दे रहा है। ये कोई मामूली ग्रोथ नहीं है, ये एक जबरदस्त उछाल है। तो सवाल ये है कि इतने बड़े बड़े दावे किस बिना पर किए जा रहे हैं? इसका जवाब छिपा है पिछले 10 सालों में हुए बदलावों में, मतलब उस नींव में जिसे तैयार किया गया है। एनालिस्ट का मानना है कि ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और तीसरा पॉलिसी और रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्हीं तीनों ने मिलकर एक बहुत ही पावरफुल फाउंडेशन तैयार किया है। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल की। जरा सोचिए, आधार की वजह से आज 1.3 अरब लोगों के पास एक बायोमेट्रिक आईडी है और इंडिया स्टैक इसने तो कमाल ही कर दिया है। इसी के ऊपर बना यूपीआई, उसने तो रियल टाइम मोबाइल पेमेंट्स में क्रांति ला दी है। अब कैश से डिजिटल का शिफ्ट इतना स्मूथ हो गया है कि चाय की टपरी के लेकर बड़े बड़े मॉल तक सब कुछ एक क्लिक पर है। इससे हुआ क्या? हर जगह कॉस्ट कम हुई और एफिशिएंसी बढ़ गई। फिर आते हैं दूसरे और तीसरे पिलर पर। देखिए, 2014 से अब तक लगभग 50 करोड़ नए बैंक खाते खोले गए, मतलब करोड़ों लोग फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ गए। फिर आया जीएसटी, जिसने पूरे देश को एक सिंगल मार्केट बना दिया, जिससे बिजनेस करना आसान हो गया। ऊपर से कॉर्पोरेट टैक्स को 35% से घटाकर 25% कर दिया गया। जाहिर है, इससे इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिला। और हाँ, बैंकिंग सिस्टम में भी सुधार किए गए। इन सब ने मिलकर ग्रोथ के लिए एक बहुत ही स्टेबल माहौल तैयार किया। ठीक है, तो फाउंडेशन तो मजबूत हो गया, लेकिन इस इमारत को ऊपर कौन खींच रहा है? वो कौन से इंजन्स हैं जो इस जबरदस्त ग्रोथ को फ्यूल कर रहे हैं? चलिए अब उन्हें समझते हैं। तो देखिए, इसके 3 मेन ड्राइवर्स हैं। एक, मैन्युफैक्चरिंग में एक नई जान आ गई है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोरदार इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और तीसरा, घरेलू खपत, मतलब डोमेस्टिक कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है। लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं। ये एक तरह की दोहरी क्रांति है। देखिए, भारत को लंबे समय से दुनिया का बैक ऑफिस कहा जाता रहा है ना? और ये रोल और भी बड़ा होने वाला है। अनुमान है कि ऑफशोरिंग पर खर्च $180 अरब से बढ़कर 2030 तक $500 अरब हो जाएगा। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ है। भारत अब दुनिया की फैक्ट्री भी बन रहा है। उम्मीद है कि जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 15.6% से बढ़कर 21% हो जाएगा। इसका मतलब है भारत का एक्सपोर्ट मार्केट शेयर सीधा डबल हो जाएगा। एक और बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड है बचत का वित्तीयकरण। अब ये क्या है? आसान भाषा में, पहले लोग अपनी बचत को सोना या जमीन जैसी फिजिकल एसेट्स में लगाते थे। अब ये सोच बदल रही है। लोग अब म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और इंश्योरेंस जैसी फाइनेंशियल एसेट्स में पैसा लगा रहे हैं। और इसका सीधा मतलब है कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट के लिए और ज्यादा पैसा आ रहा है। चलिए अब जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये बदलाव जमीन पर कैसा दिख रहा है। ये प्रोजेक्शन देखिए, 2031 तक सालाना $10,000 से ज्यादा कमाने वाले हाउसहोल्ड्स की संख्या डबल से भी ज्यादा हो जाएगी।
ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसका मतलब है एक विशाल मिडिल क्लास का उदय, जो जाहिर है देश में कंजम्पशन को और भी ज्यादा बूस्ट देगा। और अगर हम HSBC के अनुमानों को देखें तो वो तो और भी बड़े हैं। 2047 तक भारत की GDP $30 ट्रिलियन और फाइनेंशियल एसेट्स $120 ट्रिलियन तक पहुंच सकती हैं। इन आंकड़ों का स्केल इमेजिन करना भी मुश्किल है ना? और ये देखिए एक और अहम आंकड़ा, भारत की पर कैपिटा इनकम अब $2,500 के उस जादुई आंकड़े को पार कर गई है। अभी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हिस्ट्री हमें बताती है कि जब चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देश इस लेवल पर पहुंचे थे तो उसके बाद उनकी ग्रोथ रेट ने आसमान छू लिया था। तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल इन्फ्लेक्शन पॉइंट माना जाता है। लेकिन क्या ये सफर इतना सीधा और आसान होने वाला है? बिल्कुल नहीं। एक बैलेंस्ड पिक्चर के लिए ये जरूरी है कि हम उन रिस्क्स को भी समझें जो इस रास्ते में आ सकते हैं। तो क्या क्या गड़बड़ हो सकती है? देखिए, एक लंबी ग्लोबल रिसेशन आ सकती है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ सकते हैं, या ट्रेड पॉलिसीज में अनिश्चितता आ सकती है। देश के अंदर स्किल्ड लेबर या एनर्जी की कमी भी एक मुद्दा बन सकती है। और हाँ, कुछ एनालिस्ट्स का ये भी मानना है कि भारतीय स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशंस अभी थोड़ी महंगी हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पिछले 1 दशक में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जो मेहनत हुई है उसने एक ऐसा स्टेज तैयार कर दिया है जहां से भारत अपने मोमेंट, अपने सुनहरे पल के लिए शायद पूरी तरह तैयार है। तो अंत में एक बड़ा सवाल बचता है, जैसे जैसे ग्लोबल स्टेज पर भारत का आर्थिक वजन बढ़ेगा, दुनिया के भविष्य के लिए इसके उदय का मतलब क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले दशकों में मिलेगा, और इस पर सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है।